कदम बढ़ाओ इस फसाने में। एक ख्वाब सजा है अफसानों का। ये कहानी है तसव्वुर की, नहीं वास्ता है ज़माने का। मैंने बस लफ्ज़ों को संवारा है, जज़्बातों में रंग भरा है। ये रचना पूरी कल्पना है, जो सिर्फ़ दिलों को बहलाने के लिए लिखा है। जो नाम, जगह, किरदार यहाँ हैं, वो सब सोच की उड़ान है। किसी जाति, रिवाज या सोच से इनका कोई ताल्लुक नहीं जाने। ना अपमान है, ना आलोचना, बस कल्पना का खेल है ये। हर लम्हा बस एक कहानी है, लेखक का सुंदर मेल है ये। और हाँ दोस्तों, अगर नाइट स्टोरीज़ की दुनिया में आप नए मुसाफिर हैं, तो प्यार से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यार, हर नई कहानी की सहब सबसे पहले आपको मिले, बस इसी उम्मीद में ये दिल से दुआ कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए, जुड़िए हमारे कारवां से। यही है हमारी असली ताकत, यही है हमारा रिश्ता। आपका साथ ही हमारी रूह की रोशनी है। शुक्रिया, नमस्ते। डॉक्टर अरिंदम गुप्ता की टिप्पणी ने तुरंत हंगामा मचा दिया और सभी की निगाहें विक्रम सिंह की ओर मुड़ गईं। अभी बाहर लक्ष्मण अय्यर, आगम अग्रवाल और विराज अय्यर के बड़ी ईचा की बातचीत कई लोगों ने सुन ली थी। और लक्ष्मण अय्यर की विक्रम की प्रशंसा ने पहले ही कई डॉक्टरों में असंतोष पैदा कर दिया था। डॉक्टर अरिंदम गुप्ता उनमें से एक थे। वे लक्ष्मण अय्यर की टिप्पणियों से नाराज़ थे और विक्रम के विशेषज्ञ की सीट पर बैठने से और भी नाखुश थे। इसलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाकर मुसीबत पैदा की। जानबूझकर इस लाइलाज मरीज को विक्रम को सौंप दिया ताकि इस अवसर का उपयोग करके उसे शर्मिंदगी में डाला जाए। लक्ष्मण अय्यर का चेहरा अजीब हो गया। एक क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि मरीज की स्थिति मृत के समान थी। विक्रम से उस व्यक्ति को बचाने के लिए कहना मृतकों को जीवित करने के समान था। हालांकि विक्रम बहुत सक्षम था, लेकिन कठिनाई भी बहुत अधिक थी। क्या विक्रम इसे हासिल कर सकता था? डॉक्टर अरिंदम, आपने इस मरीज की स्थिति देखी है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हमारी वर्तमान चिकित्सा जानकारी से हल किया जा सकता। क्यों न हम अगले मरीज पर चलें? लक्ष्मण अय्यर ने अटकते हुए कहा। जल्दी क्या है? डॉक्टर अरिंदम ने हल्की मुस्कान दी। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि श्री विक्रम की चिकित्सा कौशल ऐसी है जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी? ऐसा होने पर शायद श्री विक्रम के पास कुछ ऐसी कुशलताएं हैं जो हमसे परे हैं, है ना? इन शब्दों ने तुरंत कई लोगों का समर्थन प्राप्त किया, जो विक्रम से मरीज का इलाज करने की मांग करने लगे। शापित, ये क्षमता की असली परीक्षा है। तीसरे नंबर का समर्थन होने से क्या होता है? क्या तीसरा नंबर उसे बीमारियों का इलाज करने में मदद कर सकता है? देखते हैं कि वह गधा है या घोड़ा। उसे बाहर निकालकर घुमाएं। इस लड़के ने अंदर घुसने पर जोर दिया और अब उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाना, इसके बाद वह कानपुर में कैसे घुलेगा मिलेगा? कविता सिंह के चेहरे पर भी ठंडा भाव था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने दिल में फुसफुसाई, विक्रम, विक्रम, क्या तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ अपनी पृष्ठभूमि से सब कुछ हल कर सकते हो? फिर भी दृढ़ता की जरूरत होती है, और बिना असली कौशल के तुम कुछ भी नहीं हो। लक्ष्मण अय्यर मना करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी विक्रम खड़ा हो गया। उसने डॉक्टर अरिंदम की ओर देखा और नर्म स्वर में कहा, क्या आप न छोटी ईशचित हैं कि आप चाहते हैं कि मैं इस मरीज का निदान और इलाज करूं? हा 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 हा। डॉक्टर अरिंदम जोर से हंसे। अभी अभी डीन लक्ष्मण ने श्री विक्रम की चिकित्सा कौशलों की आसमान तक तारीफ की थी। हम दूर से आए हैं और श्री विक्रम की असली क्षमताओं को देखना चाहेंगे। श्री विक्रम, आप हमें निराश नहीं करेंगे, है ना? इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करना चाहता था। डॉक्टर अरिंदम ने तंज कसा। श्री विक्रम, ये पहले से ही छठा मरीज है और आगे के मरीजों की स्थिति और भी खराब होने वाली है। अगर आप अब कार्रवाई नहीं कर रहे तो कब करेंगे? 10वें मरीज पर भीड़ फिर से हंसी और विक्रम ने डॉक्टर अरिंदम की ओर देखा, कहते हुए, इस मरीज की स्थिति बहुत सरल है। यह मेरे शामिल होने के लायक नहीं है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आप उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है आप लोग कुछ खास नहीं हैं। कुछ खास नहीं शब्द एक बड़ी घंटी की तरह गूंजे, पूरे स्थल में गूंजते हुए। सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों के चेहरों के भाव बदल गए और वे चिल्लाने लगे, तुम अभी अभी बड़ा हुआ लड़का, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि इस संगोष्ठी में होने के कारण तुम जो चाहे कर सकते हो? यह क्या बकवास है? हम इस तरह की चीज के साथ संगोष्ठी में कैसे भाग लें? ये कैसी घटिया संगोष्ठी है? डॉक्टर अरिंदम का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने सख्ती से कहा, श्री विक्रम, तुम में बहुत हिम्मत है। दर्शकों में मौजूद डॉक्टर सभी कान लगाए हुए थे। विक्रम द्वारा दवाओं की सूची सुनने के बाद फिर से हंगामा मच गया, क्योंकि विक्रम ने जिन दवाओं का नाम लिया था वे बहुत ही साधारण थीं, और सबसे आम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से थीं। क्या ये कुछ भी ठीक कर सकती थीं? नौजवान, एक डॉक्टर का कर्तव्य मरीजों का इलाज करना और बचाना है, न कि बच्चों का खेल खेलना।
हर्षवर्धन शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने जिन कुछ जड़ी बूटियों का जिक्र किया वे आयुर्वेदिक चिकित्सा में सबसे आम हैं, लेकिन इनके गुण बहुत शक्तिशाली हैं। वह पहले से ही इस हालत में है और तुम फिर भी इन्हें लापरवाही से लिखते हो। क्या तुम उसकी मृत्यु को तेज नहीं कर रहे? अगर तुम उसे ठीक नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आसपास के कई लोग हंगामा मचा रहे थे और यशवर्धन राठौर के क्षेत्र में किसी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर विक्रम ने मरीज को मार दिया तो यह और भी मज़ेदार होगा। उसे शायद जेल जाना पड़ेगा, है ना? हा, विक्रम वास्तव में बहुत साहसी है ना? क्या वह नहीं देखता कि वह कहाँ है? लापरवाही से दवाएं लिखने की हिम्मत करना और मुसीबत मोल लेना। बिना एक शब्द कहे विक्रम ने सभी उपस्थित लोगों की निगाहों के सामने जड़ी बूटियों को मरीज के मुंह में डाल दिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, मरीज पर टिकी हुई थीं। मरीज ने आयुर्वेदिक दवाओं का विरोध किया, कुछ बार संघर्ष किया, लेकिन अंततः वह उन्हें उगल नहीं सका और उसके हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गए। वह मर गया, मर गया, मर गया। लक्ष्य ऊपरी मंजिल से उछलकर खड़ा हुआ। उत्साह से चिल्लाते हुए उसने मरीज को मार दिया, उसे पकड़ो। स्थल पर मौजूद भीड़ में हंगामा मच गया। अधिकांश लोग विक्रम सिंह की बदकिस्मती पर आनंद ले रहे थे। मौके पर किसी की मृत्यु का कारण बनना न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह जेल तक ले जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, इस बिंदु से विक्रम को शायद डॉक्टर के रूप में जारी रखने से हाथ धोना पड़ सकता है। तुम मेरे लिए बैठ जाओ। तिया बजाज ने लक्ष्य को गुस्से से घूरा और फिर चिंता के साथ विक्रम की ओर देखा। बैठक स्थल के नीचे डॉक्टरों में हंगामा मच गया। श्री विक्रम, मैंने आपको पहले चेतावनी दी थी। हर्षवर्धन शर्मा ने सिर हिलाते हुए आह भरी। ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां अभी संसाधित भी नहीं हुई हैं, आप उन्हें सीधे उसके मुंह में कैसे डाल सकते हैं? उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए कुछ भी खाना पूरी तरह असंभव है। उसे शायद पोषण नसों के जरिए मिलता है। आप जो कर रहे हैं उससे वह कैसे जीवित रह सकता है? मैंने हमेशा कहा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अविश्वसनीय है। ये केवल सामंती समाज का कचरा है। ये लोगों को बचाने में सक्षम नहीं है, बल्कि बहुत नुकसान पहुंचाती है। आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे और अब आपने किसी को मार डाला, है ना? यश अग्रवाल ने ठंडे स्वर में कहा, कम से कम ये नीम हकीमी है। सबसे बुरा, ये जानबूझकर हत्या है। यश अग्रवाल के शब्दों ने आसपास के लोगों से और समर्थन प्राप्त किया। कई लोग विक्रम को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराने की मांग करने लगे। अर्पित ने गहरी भौहें चढ़ाईं, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। क्या विक्रम ने अभी कुछ देर पहले ही अपनी महान कुशलता नहीं दिखाई थी? अब क्या हुआ? लक्ष्मण अय्यर को भी असहजता महसूस हुई। हालांकि उन्होंने महेश चौहान के मृतकों में से जीवित होने को देखा था, लेकिन वर्तमान स्थिति अलग थी। क्या विक्रम इस चमत्कार को दोहरा सकता था? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसने मरीज के मुंह में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी डालना जारी रखा। विक्रम, इसे अभी रोक दो। यश अग्रवाल गुस्से में थे। कब या उसे मृत्यु तक नुकसान पहुंचाना पर्याप्त नहीं है? अब तुम उसके मुंह में दवा ठूंस रहे हो। क्या तुम उसकी लाश को अपवित्र करने की योजना बना रहे हो? इस व्यक्ति में कोई चिकित्सा नैतिकता नहीं है। वैद्य का दिल माता पिता का दिल होता है। अगर तुम किसी को बचा नहीं सकते तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अरे, इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसे कुछ नहीं पता और वह इधर उधर गड़बड़ करता है, किसी को मृत्यु तक नुकसान पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित। इतना क्यों कहना, बस पुलिस को बुलाओ और उसे गिरफ्तार करवाओ। स्थल पर अराजकता थी और भीड़ के समर्थन के साथ यश अग्रवाल और भी विजयी थे। वह सीधे विक्रम के सामने दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया, तुम अभी रुक जाओ। तुम अभी भी उसके मुंह में चीजें ठूंसने की हिम्मत करते हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? वह मर चुका है, क्या तुम्हें उसकी लाश को अपवित्र करना है? यश अग्रवाल हक्का बक्का रह गया और स्थल पर मौजूद सभी लोग भी। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से मर चुका था और फिर भी विक्रम ने दावा किया कि वह नहीं मरा। नौजवान, हम सभी यहाँ डॉक्टर हैं, क्या हम यह नहीं बता सकते कि वह मर चुका है या नहीं? हर्षवर्धन शर्मा ने भी ठंडे स्वर में कहा, ऐसा करके तुम बस कानों को ढककर घंटी चुराने की कोशिश कर रहे हो, जो निरर्थक है। हर्षवर्धन शर्मा अचानक निरुत्तर हो गए। हालांकि मरीज मृत प्रतीत हो रहा था, बिना उचित जांच के कोई भी ऐसा दावा करने की हिम्मत नहीं करता था। श्री विक्रम, शब्दों का खेल मत खेलो। यश अग्रवाल ने चिल्लाया, वह इस हालत में है तो मरे या जीवित होने में क्या फर्क है? हाँ, वह शायद अभी भी सांस ले रहा हो, लेकिन वह कितने समय तक टिक सकता है? क्या ये कैसे संभव है? यश अग्रवाल उछल पड़ा, डर से मरीज की ओर देखते हुए। अरे वाह, क्या यह मृत होने का नाटक है? बकवास, तुमने कहाँ देखा मृत होने का नाटक? तो फिर क्या हो रहा है? एक मृत व्यक्ति फिर से कैसे उठ सकता है? इसका मतलब है कि वह मर नहीं गया था। क्या ये हो सकता है कि विक्रम ने उसे ठीक कर दिया? स्थल पर मौजूद भीड़ में हंगामा मच गया, सभी स्थिति से हक्का बक्का थे। लक्ष्मण अय्यर इतने उत्साहित थे कि वे लगभग चिल्ला उठे।
ये स्थिति महेश चौहान के साथ पहले जो हुआ था उससे बहुत मिलती जुलती थी। विक्रम ने एक बार फिर चमत्कार रच दिया था। विक्रम ने यश अग्रवाल की ओर तिरछी नज़र से देखा और ठंडे स्वर में कहा, अब क्या तुम अभी भी कहते हो कि वह मर चुका है? ये कैसे संभव है? यश अग्रवाल की आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, तुमने ज़रूर कोई दवा इस्तेमाल की होगी जिसने उसके तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित किया, इसलिए वह उठ गया। असंभव, उसकी गंभीर स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल असंभव। हा। विक्रम ने फिर से ठंडी हंसी हंसी, मरीज के पास गया और उसके शरीर में 2 और चांदी की सुइयां चुभोईं, फिर फुसफुसाते हुए कहा, अपने मुंह में जो है उसे निगल लो। मरीज ने विक्रम को खाली नजरों से देखा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपने मुंह में मौजूद सारी दवा निगल ली। जैसे ही दवा नीचे गई, कुछ आश्चर्यजनक हुआ। मरीज के शरीर पर मौजूद मवाद भरे घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे, ऐसी गति से ठीक हो रहे थे जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी, और सभी इसे ठीक होते देख सकते थे। यह क्या हो रहा है? यश अग्रवाल फिर से चिल्लाए। सभी की आंखें फैल गईं। मरीज को गौर से देखते हुए चेहरों पर अविश्वास भरा था। ऐसे घाव, भले ही उनका इलाज हो सकता हो, ठीक होने में महीनों लग जाते। शरीर पर एक छोटा सा कट भी ठीक होने में लंबा समय लेता है, यह इतनी तेजी से कैसे ठीक हो सकता था? जल्द ही मरीज के चेहरे पर मौजूद घाव लगभग पूरी तरह ठीक हो गए, जिससे उसका असली चेहरा सामने आया। यह एक 30 की उम्र का पुरुष अगस्त्य था। उसका चेहरा हैरान था। अगस्त्य ने अपने शरीर पर मौजूद घावों को छुआ जो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, और रोते हुए कहा, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। इस पुरुष को ठीक करना चमत्कार नहीं माना जा सकता था, लेकिन उसे सक्षम बनाना, ये कैसे संभव है? यश अग्रवाल ने विक्रम सिंह को सदमे में देखा। आपने ये कैसे किया? आखिर आपने ये कैसे किया? विक्रम ने यश अग्रवाल की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, ये वही तथाकथित सामंती कचरा है जिसे तुम तुच्छ समझते हो, जिसे तुम्हें लगता है कि त्याग देना चाहिए। हमारी पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा की राष्ट्रीय कला। यह असंभव है, यश अग्रवाल ने जोर से चिल्लाया। आयुर्वेदिक चिकित्सा सिर्फ सामंती कचरा है जिसे बहुत पहले त्याग देना चाहिए था। पश्चिमी चिकित्सा ही असली विज्ञान है। तुम्हारी आयुर्वेदिक चिकित्सा ने उसे कैसे ठीक किया? हमारे पूर्वजों ने जो छोड़ा वह सामंती कचरा कैसे हो सकता है? ये तुम हो जो कुछ सालों के लिए विदेश पढ़ने गए और अपनी जड़ों को भूलकर लौट आए। मत भूलो, तुम्हारे अधिकांश पूर्वजों ने इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पर भरोसा किया। विक्रम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। शायद यह आयुर्वेदिक चिकित्सा ही थी जिसने तुम्हारे जैसे लोगों को इस पीढ़ी तक जीवित रहने दिया। फिर भी अब तुम इसकी निंदा करते हो। मैं कहूँगा, असली कचरा तो तुम हो। तुम बकवास कर रहे हो। यश अग्रवाल गुस्से में आ गए और चिल्लाए, आयुर्वेदिक चिकित्सा उसे ठीक ही नहीं कर सकती थी। तुम निश्चित रूप से हमें धोखा दे रहे हो। यह एक घोटाला होना चाहिए। तुमने हमें ठगने के लिए जाल बिछाया। इन शब्दों को सुनकर मुख्य सीट पर बैठे अर्पित ने भौहें चढ़ाईं और सख्ती से कहा, यह सम्मेलन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित है। यहाँ आए सभी मामले राष्ट्रीय आयुर्वेदिक केंद्रों द्वारा संयुक्त रूप से अनुशंसित किए गए हैं और राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संगठन द्वारा पेशेवर सत्यापन से गुजरे हैं। कोई भी नकली स्थिति नहीं हो सकती। हालांकि अर्पित ने केवल इतना ही कहा, लेकिन निहितार्थ बहुत स्पष्ट था। विक्रम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर यश अग्रवाल ने न केवल विक्रम का अपमान किया, बल्कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आयुर्वेदिक केंद्रों और राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संगठन का भी अपमान किया। यह एक बहुत गंभीर आरोप था। हर्षवर्धन शर्मा सबसे पहले संभले, तालियां बजाने का नेतृत्व करते हुए, श्री विक्रम, आपने वास्तव में हमारी आंखें खोल दी। आपने हमें यह भी एहसास कराया कि हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा में अभी भी ऐसे चमत्कारी प्रभाव हैं। चिकित्सा क्षेत्र में अपने सभी सहयोगियों की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सभी ने तालियां बजाकर साथ दिया, जिसमें बाहर बैठे दर्शक भी शामिल थे। आज की घटनाएं वास्तव में आंखें खोलने वाली थीं। ये कैसे संभव है? लक्ष्य हक्का बक्का रह गया। वह उम्मीद कर रहा था कि विक्रम को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। कुछ ही पल पहले वे विक्रम को शर्मिंदगी में देखने के लिए शोर मचा रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी कहानी उलट गई। विक्रम सभी का ध्यान केंद्रित हो गया और उन तथाकथित विशेषज्ञ डॉक्टरों को उसने मूर्ख बना दिया। यह विक्रम अपनी कुशलता कहाँ से लाया? वह इतना सक्षम योद्धा है और उसकी चिकित्सा विशेषज्ञता इतनी उल्लेखनीय है। ये कैसे संभव है? क्या उसे अभी भी मिडिल स्कूल का छात्र माना जाता है? वह नौजवान जो अब सभी का ध्यान केंद्रित था, उसका मंगेतर हुआ करता था, जिसे उसने हमेशा तुच्छ समझा था। और अब ये नौजवान पूरी तरह से उसके स्तर से बाहर का हो गया था। अगर उसने पहले अपने पिता की बात सुनी होती और विक्रम के साथ रहती, यशवर्धन राठौर के साथ उलझने के बजाय, तब वह अब विक्रम के बगल में खड़ी हो सकती थी, उसकी महिमा में हिस्सा लेते हुए। यह महिमा जो उसकी होनी चाहिए थी, अब पता नहीं किस महिला के हिस्से में जाएगी, और वह वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
लक्ष्मण अय्यर के हाथ उत्साह से कांप रहे थे। यही वह परिणाम था जो वह चाहते थे। 10 मामलों में से अगर वे एक को हासिल कर लेते तो उनका अस्पताल इस सम्मेलन में एक स्थान दावा कर सकता था। अगर वे एक परियोजना हासिल कर लेते तो उनका अस्पताल पूरी तरह से अपनी किस्मत बदल सकता था। इसके अलावा अब जबकि अर्पित का तीसरे अस्पताल के प्रति खराब प्रभाव था, वे प्रतियोगिता से बाहर थे। इसलिए कानपुर सिटी अस्पताल निश्चित रूप से शहर का अग्रणी संस्थान बन जाएगा। अर्पित भी मुस्कुरा रहे थे, ये साबित करते हुए कि विक्रम को आमंत्रित करना सही निर्णय था। विक्रम ने निश्चित रूप से एक बड़ा आश्चर्य प्रदान किया था। 7वें मरीज को देखकर सभी की सांसें थम गईं। इस मरीज की स्थिति 6ठे मरीज से कहीं अधिक गंभीर थी। अर्पित ने भी विक्रम की ओर आशा भरी नजरों से देखा। अगर उत्तर प्रदेश का कोई डॉक्टर इस सम्मेलन में उभर कर सामने आ सकता था तो यह पूरे प्रांत के लिए गौरव की बात होगी और उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। सभी की निगाहों के सामने विक्रम फिर से खड़ा हुआ और नर्म स्वर में कहा, चूंकि ऐसा है तो मैं इसे संभाल लेता हूँ। ऊपर यशवर्धन राठौर और अन्य लोग भी आंखें फाड़े विक्रम सिंह को बिस्तर के पास जाते हुए देख रहे थे। पिछला तो बस किस्मत था, इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। सानवी कपूर ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, कोई हमेशा भाग्यशाली नहीं हो सकता। इस बार उसे उसके असली रूप में उजागर होने दो। यहाँ तक कि एक अंधी बिल्ली भी चूहे को टक्कर मार सकत बड़ी ही है। उसका एक को ढूंढ लेना सामान्य है, लेकिन इतने सारे मरे हुए चूहे उसका इंतजार नहीं कर सकते। इस बार मुझे बस विश्वास नहीं है कि वह इस व्यक्ति को ठीक कर सकता है। ये रही इस दूसरी पीढ़ी के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। ये स्वीकार करने में असमर्थ थे कि विक्रम उनसे आगे निकल गया। वे धनी दूसरी पीढ़ी के बच्चे होने के नाते और भी प्रतिष्ठित परिवारों से पीछे रहने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक गरीब परिवार के बच्चे से, चाहे वह बच्चा कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, हार जाना ये कुछ ऐसा था जिसे वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। विक्रम के लिए उनके पास केवल ईर्ष्या और गुस्सा था, प्रशंसा या सम्मान का एक कण भी नहीं। सभी की निगाहों के सामने विक्रम बिस्तर के पास गया। उसने बिस्तर के 2 चक्कर लगाए और स्थिर खड़ा हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। मेजबान रुद्र पास आए, सम्मानपूर्वक झुकते हुए, श्री विक्रम, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो बस आदेश दें। हमारे पास यहाँ सभी जरूरी दवाएं और उपकरण हैं, जो भी आपको चाहिए तुरंत लाया जा सकता है। क्या मजाक है? कुछ थपथपाएं, कुछ शब्द और वह व्यक्ति उठ जाता है। अरे ये क्या, ये तो जालसाजी है ना? ये जालसाजी है ना? ये निश्चित रूप से जालसाजी नहीं है। इस मरीज के बारे में क्या आपने खबरें नहीं सुनी? वह 17 साल की उम्र में कोमा में चला गया था और 10 साल तक कभी नहीं जागा। ये जालसाजी कैसे हो सकती है? ओह, तो वह खबरों में आधा मृत आदमी है। मेरे भगवान, ये वास्तव में जालसाजी नहीं है, लेकिन ये कैसे संभव है? आश्चर्य भरे उद्गारों का कोई अंत नहीं था, क्योंकि वे ऐसी घटना को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सभी डॉक्टरों ने इस मरीज के बारे में सुना था, क्योंकि उसकी बीमारी पहले से ही खबरों में आ चुकी थी। इसलिए सभी को उसकी स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी थी, जो मूल रूप से लाइलाज थी। लेकिन यह अब क्या था? विक्रम ने उसे कुछ बार थपथपाया, कुछ शब्द कहे और वह जाग गया। वास्तव में लोगों को यह नहीं पता था कि इस मरीज के कोमा में जाने का मुख्य कारण यह था कि उसकी बड़ी ही आत्मा डर गई थी और उसके शरीर के भीतर रुक गई थी। इसके अलावा उसके शरीर के एक्यूपॉइंट्स भी आघातग्रस्त थे और राक्षसी ऊर्जा जैसी कोई चीज उसकी आत्मा को अवरुद्ध कर रही थी, जिसके कारण वह कोमा में चला गया था। उसके द्वारा दी गई कुछ थपथपाहटें सिर्फ साधारण थपकी नहीं थीं, बल्कि उसने मरीज के शरीर के भीतर की राक्षसी ऊर्जा को खपत कर लिया था। बेशक स्थल पर मौजूद लोगों को मरीज की स्थिति का पता नहीं था। यह देखकर कि विक्रम ने कितनी आसानी से इस व्यक्ति को जगा दिया, सभी सदमे में थे। अगर यह सच था तो लक्ष्मण अय्यर को कानपुर शहर अस्पताल को बचाने वाले नायक के रूप में सराहा जाएगा, और इसके बाद लक्ष्मण अय्यर का भविष्य पूरी तरह से असीमित होगा। इसके बाद 8वां मरीज लाया गया। आगे के मरीजों की स्थिति एक दूसरे से अधिक गंभीर थी। 6ठे मरीज से शुरू करके कोई भी डॉक्टर हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं था, 8वें की तो बात ही छोड़ दें। फिर भी यह विक्रम ही था जिसने कार्रवाई की, बस कुछ जड़ी बूटियां लिखी और अपनी सुई चिकित्सा के साथ, और 10 मिनट बाद मरीज उठ बैठा, जिसने वहां मौजूद सभी को एक बार फिर चौंका दिया। यह सुनकर कि विक्रम ने लगातार 3 मरीजों को ठीक किया, आगम अग्रवाल और नहीं बैठ सके और गुस्से में बोले, विराज अय्यर, यह विक्रम सिंह आखिर है कौन? वह इतना सक्षम कैसे है? विराज अय्यर सिर झुकाए, बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। आगम अग्रवाल चिल्लाए, यह क्या बात है? तुम मृत होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, वरना तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता। तुम्हारा उसके साथ आखिर क्या रिश्ता है? क्या? आगम अग्रवाल उछल पड़े, आश्चर्य और खुशी से कहते हुए, ये इसका मतलब है कि तुम रिश्तेदार हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
इस रिश्ते के साथ अगर हम विक्रम को अपने अस्पताल में ला सके तो इस बार इससे हमें कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, सोचो। विराज अय्यर ने अपना सिर और नीचे कर लिया और आगम अग्रवाल अधीर हो गए। तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारा विक्रम सिंह के साथ इतना करीबी रिश्ता है तो आज का मामला क्या है? लंबे समय तक चुप रहने के बाद विराज अय्यर ने अंततः विक्रम सिंह और कविता सिंह के बीच हुई घटनाओं को बताया। विराज अय्यर के शब्द सुनकर आगम अग्रवाल अपनी कुर्सी पर ढह गए। काफी देर बाद उन्होंने मेज से चाय का प्याला उठाया और गुस्से में विराज अय्यर की ओर फेंका, चिल्लाते हुए, विराज अय्यर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि लोगों को तुच्छ न समझो। अरे ये क्या, अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मुझे अपने साथ मत घसीटो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस समस्या को हल नहीं कर सके तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम बच नहीं पाओगे। विराज अय्यर पूरे शरीर में कांप रहे थे, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि विक्रम एक के बाद एक मरीजों को ठीक करता जा रहा था। अगर उसे पता होता कि विक्रम इतना सक्षम है तो वह कभी भी उसके साथ संबंध खराब नहीं करता। हालांकि विक्रम का पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य था, उसकी चिकित्सा कुशलता के साथ वह निश्चित रूप से देश में एक अग्रणी व्यक्ति बन सकता था। उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अब वह विक्रम के साथ अपने रिश्ते को कैसे सुधार सकता था? दांत पीसते हुए विराज अय्यर ने मन बना लिया, चाहे कुछ भी हो, उसे कविता सिंह को विक्रम के साथ जोड़ना होगा। जब तक वे दोनों एक साथ हों, आखिरकार वह कविता का चाचा और विक्रम का बड़ा है या वह उनकी महिमा में हिस्सा नहीं ले सकेगा। यहाँ तक कि ऊपर बैठे उन दूसरी पीढ़ी के रईस बच्चों को, जो मूल रूप से विक्रम के लिए बहुत कम सम्मान रखते थे, अब ये स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में कुशल है। और स्थल पर मौजूद विशेषज्ञ डॉक्टर पहले से कहीं अधिक उत्साहित थे, ये कहते हुए कि वे घर लौटने के बाद निश्चित रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा का अध्ययन शुरू करेंगे। उनके प्राचीन पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत वास्तव में चमत्कारी थी। सभी ने अपनी गर्दनें तान लीं। ये 10वां मरीज सेमिनार का अंतिम था, निस्संदेह सबसे गंभीर स्थिति वाला, जो पिछले सभी मरीजों की तुलना में भी अधिक गंभीर था। अब कोई भी इस अंतिम मरीज का इलाज करने की अपनी क्षमता के बारे में नहीं सोच रहा था, वे बस ये जानना चाहते थे कि क्या विक्रम इस अंतिम मरीज को ठीक कर सकता है। अंततः 10वां मरीज सामने लाया गया और इस व्यक्ति को देखकर कई लोग उल्टी करने लगे। यह एक छोटे कद का व्यक्ति था जिसका लिंग निर्धारित करना मुश्किल था। हालांकि उन्होंने अपेक्षाकृत साफ अस्पताल का गाउन पहना था, उनसे एक तीखी गंध निकल रही थी जो देखने वालों को मितली महसूस करा रही थी। असली भयावहता उनके चेहरे पर थी। यह मवाद भरी सूजनों से ढका था जो मूंग की दाल जितनी बड़ी थी, और इन सूजनों के भीतर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े धीरे धीरे हिल रहे हों। कुछ सूजनें फट गई थीं, जिनमें से छोटे मांस के कीड़े बाहर निकल रहे थे, आसपास की सूजनों में अंदर बाहर होते हुए एक पूरी तरह से घिनौनी दृश्य। हालांकि छठा मरीज भी सूजनों से ढका था, लेकिन इस 10वें व्यक्ति की तुलना में अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा था। 10वें व्यक्ति के चेहरे पर मवाद भरी सूजनें बस बहुत घिनौनी थीं। यहाँ तक कि युद्ध में कठोर हुए डॉक्टर भी उल्टी करने लगे। इसके अलावा ये सिर्फ चेहरा था, उनके हाथ, पैर और सभी उजागर त्वचा बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सभी विभिन्न प्रकार की सूजनों से भरे हुए थे। कुछ जगहों पर वे उनके चेहरे की तुलना में और भी अधिक घिनौने थे। उनका शरीर कपड़ों से ढका हुआ था, इसलिए उनकी स्थिति की पूरी हद दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके शरीर पर भी ऐसी ही सूजनें होनी चाहिए। यह आखिर क्या है? अंततः एक डॉक्टर ने जोर से पूछ ही लिया। हाँ, ये हमारा 10वां मरीज है। मेजबान रुद्र ने फाइल उठाई और कहा, जानकारी के अनुसार वह एक त्यागा हुआ शिशु था जिसे एक बुजुर्ग दंपति ने गोद लिया था। जब इस दंपति ने उसे पाया, वह केवल 1 महीने का था और पहले से ही ऐसी मवाद भरी सूजनों से ढका हुआ था। दंपति ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे ठीक नहीं कर सके। जांच के परिणामों के अनुसार उसके शारीरिक कार्य सामान्य हैं और उसमें कुछ भी विशेष रूप से असामान्य नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता न। बड़ी नीचे बैठे डॉक्टर सभी हक्का बक्का रह गए। हालांकि पिछले मरीजों की स्थिति कठिन थी, कम से कम कुछ असामान्यताएं पकड़ी गई थीं। उन स्थितियों को जानकर वे अभी भी उपचार बना सकते थे। इस मरीज में कोई असामान्यता नहीं दिख रही थी और पूरी तरह से सामान्य शारीरिक कार्यों के साथ ऐसी स्थिति में वे उसका इलाज कैसे करते? बिना किसी असामान्यता के वे उपचार को कैसे अनुकूलित करते? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। इस मरीज के प्रकट होने के बाद से उनकी नज़र उस पर से हटी नहीं थी। उनकी आंखें भी आश्चर्य से भरी थीं। दूसरों को शायद लगता हो कि विक्रम मरीज की स्थिति से चौंक गए हैं। वास्तव में केवल विक्रम जानते थे कि जो चीज़ उन्हें वास्तव में चौंकाई थी वह थी मरीज की शारीरिक संरचना। इस व्यक्ति के शरीर पर मवाद भरी सूजनें कोई बीमारी नहीं थीं, बल्कि जन्म से ही उनके पास मौजूद एक जन्मजात प्रतिभा थी। ये प्रतिभा एक निश्चित स्तर की वृद्धि तक पहुंचने पर स्वतः प्रकट हो जाती थी, या इसे कुछ बाहरी उत्तेजनाओं द्वारा खोला जा सकता था।
इस प्रतिभा के खुलने से पहले ये शरीर पर किसी रूप में प्रकट होती थी। यह एक जन्मचिन्ह या अन्य विशिष्ट विशेषता हो सकती थी, जैसे दोहरी पुतलियां, अत्यधिक बाल और इसी तरह की चीज़ें, ऐसी विशेषताएं जिनकी कल्पना करना मुश्किल है। और मेरे सामने इस व्यक्ति की विशेषता स्पष्ट रूप से पूरे शरीर पर मवाद भरी सूजनें हैं। हालांकि यह घिनौना दिखता है। इस प्रकार की शारीरिक संरचना अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार की संरचना वाले लोग, अगर वे साधना के मार्ग पर चलते हैं, तो उनके भविष्य की उपलब्धियां भयावह होंगी। डॉक्टर विक्रम, आप इस मरीज की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? मेजबान रुद्र ने सीधे विक्रम से पूछा, ये जानते हुए कि यहाँ मौजूद कोई और इस मामले को हल नहीं कर सकता था। विक्रम खड़े हुए और मरीज के पास चले गए। बड़ी ईज़त की आंखों में घबराहट और दर्द दिखाई दे रहा था। ये स्पष्ट था कि वह वर्तमान स्थिति में सहज नहीं था। डॉक्टर विक्रम, उनके पालक पिता का पिछले साल निधन हो गया था और अब घर में केवल एक बूढ़ी माँ बची है, लेकिन वह लगभग बिस्तर पर ही रहती है। रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद चिकित्सा खर्च के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मैं समझ गया। विक्रम ने मरीज की ओर देखा और नर्म स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मंच पर मौजूद लोग विक्रम सिंह को मरीज के साथ बातचीत करते देख रहे थे। सभी चर्चा में व्यस्त थे। क्या विक्रम मूर्ख है? लक्ष्या ने खुद को रोक नहीं पाया और फट पड़ता, मरीज इतना घिनौना दिखता है। यहाँ तक कि मेजबान भी पास नहीं जाना चाहता, फिर भी वह इतना करीब खड़ा है। क्या उसे घिन नहीं आती? टिया बजाज ने लक्ष्या को घूरा लेकिन कुछ बोली नहीं। जब उसने मरीज को देखा तो उसका पेट मचल गया और वास्तव में उसे उल्टी करने का मन हुआ। इसी कारण वह विक्रम का और भी सम्मान करती थी। ऐसी परिस्थितियों में इस मरीज का इलाज करने की इच्छा रखना वास्तव में दुर्लभ था। हालांकि अन्य लोग इसे इस तरह नहीं देखते थे। उदाहरण के लिए यशवर्धन राठौर और उनके समूह ने इस कार्रवाई से कड़ा विरोध जताया। ऐसे व्यक्ति को ठीक करने का क्या फायदा? ये देखकर कि वह कितना कुरूप है, उसे मानवीय रूप से खत्म कर देना बेहतर होगा। इस तरह वह पृथ्वी के लिए योगदान देगा। क्या विक्रम मूर्ख है या क्या? मेजबान ने कहा कि इस व्यक्ति को ठीक करने के लिए कोई चिकित्सा शुल्क नहीं होगा, फिर भी विक्रम उसका इलाज करना चाहता है। वह क्या कर रहा है? अपनी दानशीलता दिखा रहा है। ऐसे ही होते हैं समाज के सबसे निचले पायदान के लोग। वे अपने जोश में बह जाते हैं और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सारी जिंदगी सामाजिक ढांचे के तल पर अटका रहेगा। इतना घिनौना, इतना घिनौना। मैं स्कूल की सभी लड़कियों को बताऊंगी कि इस विक्रम से दूर रहें। कौन जानता है कि मरीज की ये सूजनें संक्रामक हैं या नहीं। कविता सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि छोटी वह उल्टी करने की इच्छा को दबाने की कोशिश कर रही थी। दांत पीसते हुए उसने कहा, विक्रम, यही मुख्य कारण है कि मैं तुम्हें तुच्छ समझती हूँ। तुम अपने जीवन काल में कभी नहीं समझ पाओगे कि एक सच्चा उच्चवर्गीय व्यक्ति होने का क्या मतलब है। मौजूद डॉक्टर भी प्रभावित हुए। एक डॉक्टर खड़ा हुआ और बोला, डॉक्टर विक्रम, क्या उनकी बीमारी वास्तव में ठीक हो सकती है? जैसा कि मेजबान ने अभी उल्लेख किया, उस दंपति ने उसे केवल 1 महीने की उम्र में पाया था। तब वह पहले से ही ऐसी सूजनों से ढका हुआ था। इसका मतलब है वह शायद इस तरह पैदा हुआ था, जो एक आनुवंशिक स्थिति की ओर इशारा करता है। इस तरह की बीमारियां मूल रूप से लाइलाज हैं। कई डॉक्टर इस बयान से सहमत थे, लेकिन यश अग्रवाल ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, सब लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? आप सभी ने डॉक्टर विक्रम की कुशलता देखी है। अगर वह कहते हैं कि वह इसे ठीक कर सकते हैं, तो वह निश्चित रूप से कर सकते हैं। बस डॉक्टर विक्रम को उनका चमत्कार करते हुए देखें। हालांकि ये शब्द विक्रम का समर्थन करते प्रतीत होते थे, सभी जानते थे कि यश अग्रवाल वास्तव में उनका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा करके विक्रम के पास उस व्यक्ति का इलाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। और अगर वह असफल हो गए, तो विक्रम की सारी संचित प्रतिष्ठा धुल जाएगी। विक्रम ने आसपास के शोर पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मरीज की ओर हाथ बढ़ाया और नर्म स्वर में कहा, डरो मत। मरीज ने विक्रम के हाथ की ओर देखा, फिर वापस विक्रम की ओर हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया। लेकिन अपने हाथ पर सूजनें देखकर उसने इसे वापस खींच लिया। वह बचपन से ऐसा था, जिसके कारण उसे गहरी आत्मसंदेह की भावना थी। सुंदर, यह क्या बात है? ये लड़की तो नहीं हो सकती है ना? लक्ष्या ने सदमे में चिल्लाकर कहा, अगर कोई लड़की ऐसी दिखती है तो उसे बस खत्म कर दो। दुनिया के सभी पुरुषों को बीमार करने का कोई मतलब नहीं। विक्रम ने नर्म मुस्कान दी और बिस्तर की ओर इशारा किया, पहले लेट जाओ, मैं तुम्हें सुई चिकित्सा दूंगा और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। मरीज ने आज्ञाकारी रूप से बिस्तर पर लेट गया और विक्रम ने तुरंत अपनी सुई चिकित्सा किट निकाली, जिसमें से सारी चांदी की सुइयां निकालीं। इन्हें मेरे लिए पकड़ लो, विक्रम ने मेजबान रुद्र से कहा। ओह, रुद्र ने जवाब दिया, सुइयां लेने में उलझते हुए, और आश्चर्य से पूछा, क्या आपको इतनी सारी सुइयों की जरूरत है? एक भी कम नहीं। विक्रम ने गहरी सांस ली, अचानक 3 चांदी की सुइयां पकड़ी और मरीज के सिर के 3 प्रमुख एक्यूपॉइंट्स में एक साथ डाल दीं।
जैसे ही 3 चांदी की सुइयां शरीर में प्रवेश की, मरीज तुरंत बेहोश हो गई। लेकिन विक्रम नहीं रुके, वह बार बार चांदी की सुइयां उठाते रहे और मरीज के शरीर में डालते रहे। थोड़ा इंतजार करो, विक्रम ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। ये लगभग हो गया। सभी ने मरीज को एकटक देखा, चमत्कार देखने की उम्मीद में। आधा घंटा बीत गया, फिर भी मरीज में कोई बदलाव नहीं दिखा। 1 घंटा बीत गया, और फिर भी मरीज में कोई बदलाव नहीं था। 2 घंटे, और कुछ भी अलग नहीं था। डॉक्टर विक्रम, क्या आप निश्चित हैं कि आपने उसे ठीक कर लिया है? यश अग्रवाल ने जोर से पूछा। ऐसा लगता है कि मरीज अब सांस भी नहीं ले रही है। क्या आपने उसे मार डाला? इन शब्दों के कहे जाते ही भीड़ में हंसी और बातचीत शुरू हो गई। कई लोग सवाल पूछने लगे। ये समझ में आता था कि इतने लंबे समय तक मरीज में कोई गतिविधि न दिखने पर संदेह पैदा हो। इस मरीज ने 2 घंटे तक सोया था, जो कि किस्मत का ग्रंथ के रिकॉर्ड में भी दुर्लभ था। इस मरीज की प्रतिभा कितनी मजबूत हो सकती थी। थोड़ा और इंतजार करें। अर्पित खड़े हुए और बोले। सभी ने डॉक्टर विक्रम की चिकित्सा कुशलता देखी है। इसके अलावा इस मरीज की बीमारी कोई साधारण रोग नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ठीक होने में कुछ समय लगेगा। भीड़ शांत हो गई, लेकिन सभी के चेहरों पर संशय की छाप थी। ये सोचते हुए कि क्या इस बार विक्रम ने उपचार में गड़बड़ कर दी। जैसे ही 3 घंटे पूरे होने वाले थे, मरीज के शरीर में बदलाव शुरू हुए। उसके चेहरे पर मवाद भरी सूजनें दिखने योग्य गति से कम होने लगीं। उसके हाथों और पैरों पर की सूजनें भी इसका अनुसरण करने लगीं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा था कि विक्रम ने गड़बड़ कर दी थी, लेकिन इसके बजाय विक्रम सफल हो गए थे। क्या वह वास्तव में उस बीमारी को ठीक कर सकता था जो मरीज के जन्म के साथ थी? सभी की निगाहों के सामने मरीज के शरीर पर मवाद भरी सूजनें धीरे धीरे कम हो गईं, उसकी मूल त्वचा को प्रकट करते हुए। ये बर्फ की तरह सफ़ेद और मुलायम थी, जैसे दही, जिसने सभी को आश्चर्य और विस्मय में डाल दिया। सभी लोग हक्का बक्का रह गए। जैसा कि विक्रम ने कहा था, ये वास्तव में एक अत्यंत सुंदर। मरीज के शरीर की सारी मवाद भरी सूजनें हटने के बाद उसका असली चेहरा सामने आया, जिसने वहां मौजूद सभी को हैरान कर दिया। लक्ष्य के दिमाग में उनकी चचेरी बहन टिया बजाज दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी। हालांकि इस मरीज का असली चेहरा देखने के बाद उनके विचार बदलने लगे, क्योंकि उन्हें आखिरकार एक और लड़की मिली थी जो टिया की सुंदरता से मुकाबला कर सकती थी। इस मरीज की सुंदरता किसी भी तरह से टिया से कम नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि वह केवल 14 या 15 साल की थी और अभी भी उसके पास विकसित होने की बहुत संभावनाएं थीं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो यह काफ़ी संभव था कि उसकी सुंदरता टिया को भी पीछे छोड़ दे। लोगों को और भी आकर्षित करने वाली थी उसकी त्वचा, जो वहां मौजूद किसी भी लड़की की त्वचा से कहीं बेहतर थी। यहाँ तक कि एक नवजात शिशु की त्वचा भी उसकी तरह महीन नहीं थी। उसकी त्वचा दुनिया की सभी महिलाओं को शर्मिंदा कर सकती थी। क्या ये वही व्यक्ति था जब छोटी ईसा के शरीर पर सूजनें थीं और जिसे सभी तुच्छ समझते थे, यहाँ तक कि लोग चाहते थे कि उसे नष्ट कर दिया जाए? एक तुच्छ मरीज से ऐसी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लड़की में परिवर्तन वास्तव में चौंकाने वाला था। मेजबान रुद्र अवाक रह गए, पूरी तरह से बोलना भूल गए, या अधिक सटीक रूप से सभी चुप हो गए और हॉल में ऐसी शांति थी कि आप सुई गिरने की आवाज़ सुन सकते थे, क्योंकि सभी लड़की के इस परिवर्तन से स्तब्ध थे। ये तो छोड़ ही दें, सिर्फ ये तथ्य कि ऐसी आनुवंशिक बीमारी को ठीक किया जा सकता था, ये दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए अध्ययन करने की तीव्र इच्छा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा लड़की इतनी सुंदर थी, हर कोई उसके पास होने का लाभ उठाना चाहता था। इसके बाद सभी अंततः होश में आए और अपना ध्यान लड़की की ओर मोड़ा। लड़की ने अपना सिर नीचे किया और काफ़ी देर बाद उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये डॉक्टर विक्रम थे जिन्होंने मुझे ठीक किया। मैं काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि डॉक्टर विक्रम को चुका सकूं। पूरा कमरा सदमे में फट पड़ा। सभी के चेहरों पर निराशा थी और भी लोग विक्रम की ओर ईर्ष्या भरी नज़रों से देख रहे थे। ऐसी सुंदरता का तुम्हें चुकाने की इच्छा, कोई भी ईर्ष्या करेगा। क्या हो सकता है? क्या वे सभी ठीक नहीं हो गए थे? उस व्यक्ति को यश अग्रवाल ने ठीक किया था। क्या यश अग्रवाल की चिकित्सा कुशलता में कुछ गड़बड़ हो सकती है? कौन जानता है, अगर डॉक्टर विक्रम ऐसा कह रहे हैं तो कोई कारण जरूर होगा। यश अग्रवाल का चेहरा राख की तरह हो गया और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, विक्रम, तुम क्या कह रहे हो? मैंने उस मरीज को व्यक्तिगत रूप से ठीक किया था और यहाँ मौजूद मेरे सहयोगियों ने इसे देखा। अब ऐसा कहकर क्या तुम मेरा अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने पहले कहा था, एक डॉक्टर के रूप में जीवन बचाना प्राथमिकता है, विक्रम ने शांति से जवाब दिया। ऐसे में मैं बस खड़ा रहकर किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, है ना? जल्द ही चौथा मरीज लाया गया। इस मरीज को ठीक किया आ गया था, लेकिन वह अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। स्वाभाविक रूप से यश अग्रवाल की चिकित्सा कुशलता विक्रम की तरह तेजी से ठीक होने की अनुमति नहीं देती थी।
हालांकि मरीज का रंग रूप अच्छा दिख रहा था, क्योंकि आखिरकार वह ठीक हो चुका था। ठीक है, अब मुझे बताओ कि उसकी समस्या कहाँ है, यश अग्रवाल ने जोर से कहा। विक्रम ने सिर हिलाया और आह भरी, बस किसी से उसकी जांच करवाओ और तुम्हें पता चल जाएगा। स्थल पर विशेषज्ञ परीक्षक मौजूद थे, जो तुरंत आए और मरीज की जांच की। उनके द्वारा पाए गए परिणामों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। बाहर से मरीज में कोई समस्या नहीं दिख रही थी, लेकिन वास्तव में उसके सभी आंतरिक अंग अविश्वसनीय रूप से तेज गति से विफल हो रहे थे। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह 3 दिनों के भीतर मर जाएगा। जांच के परिणाम सुनकर यश अग्रवाल उछल पड़े और जोर से दावा किया कि जांच में गलती हुई है। वह खुद मरीज की जांच करने गए, लेकिन जांच के परिणामों ने उन्हें अवाक कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? यश अग्रवाल अविश्वास में खुद से बड़बड़ाए। विक्रम सिंह ने नर्म स्वर में कहा, मरीजों का इलाज करते समय ये जीवन और मृत्यु का मामला है, इसमें बिल्कुल लापरवाही या असावधानी नहीं होनी चाहिए। बीमारी को ठीक न करना स्वीकार्य है, लेकिन आप निश्चित रूप से किसी मरीज को मार नहीं सकते, है ना? बोलते हुए विक्रम बिस्तर के पास गए, मरीज की पलकें खोलीं और बोले, यहाँ आकर करीब से देखो। यश अग्रवाल ने देखा और उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये सफ़ेद चीज़ें क्या हैं? यही उनकी बीमारी का असली कारण है। विक्रम ने कहा, उनकी स्थिति आपके निदान के बिल्कुल विपरीत है। आपकी दवा ने वास्तव में उनकी स्थिति को और खराब कर दिया। अभी की उनकी जांच केवल उनके शरीर के अंदर वायरस की अस्थायी निष्क्रियता थी, न कि इलाज। निष्क्रियता के बाद एक बड़ा प्रकोप होता है, जो अब हम देख रहे हैं। अरे! यश अग्रवाल अवाक रह गए। उन्हें ऐसी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेज़बान रुद्र ने जल्दी से जड़ी बूटियां लाईं और विक्रम ने जड़ी बूटियों को पीसकर मरीज के लिए एक काढ़ा तैयार किया। साथ ही उन्होंने सुई चिकित्सा का उपयोग करके मरीज के शरीर को उत्तेजित किया, जिससे वह जल्दी से जड़ी बूटियों को अवशोषित कर सके। वहां मौजूद सभी लोगों के उत्साह में सम्मेलन अंततः समाप्त हुआ। लक्ष्मण अय्यर इतने उत्साहित थे कि वे खुशी से नाच रहे थे। कानपुर सिटी अस्पताल को इस बार कई परियोजनाएं मिलने वाली थीं और उनका करियर आसमान छूने वाला था। श्रीमान विक्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण अय्यर ने बार बार धन्यवाद दिया। ये कुछ भी नहीं है, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दी। या मुझे भी आपको मेरे पिता की देखभाल करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है, लक्ष्मण अय्यर ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे श्रीमान अमर सिंह ने भी अपनी नौकरी खो दी है ना? क्यों न वे अस्पताल में आएं और मैं उनके लिए एक कम तनावपूर्ण पद की व्यवस्था कर सकता हूं। इस बिंदु पर लक्ष्मण अय्यर रुके, फिर मुस्कुराए। बेशक अर्णव चौहान द्वारा व्यवस्थित नौकरी निश्चित रूप से मेरी तुलना में बेहतर होगी, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ लाभ हैं। आखिरकार यह एक अस्पताल है। यहाँ काम करने से बाहर जितनी आय नहीं हो सकती, लेकिन यह अधिक वैध लगता है और कम परेशानी शामिल होती है। इन 3 वर्षों में उनके साथ आखिर क्या हुआ? कविता सिंह अभी भी हक्का बक्का थी। वह युद्ध में इतने सक्षम हो गए हैं और उन्होंने इतनी उन्नत चिकित्सा कुशलता सीख ली है। वह किस तरह का सैनिक है? कोई व्यक्ति केवल 3 छोटे वर्षों में इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है? चौहान परिवार के समर्थन के साथ, अर्पित द्वारा उनकी इतनी उच्च प्रशंसा और इतनी शक्तिशाली चिकित्सा और मार्शल कौशल के साथ, ये सब विक्रम को उनसे कहीं आगे ले जा चुका था। वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, यशवर्धन राठौर ने कठोरता से कहा। सक्सेना परिवार का शौर्य सक्सेना कुछ दिनों में वापस आ रहा है। विक्रम ने देव सक्सेना के हाथ और पैर तोड़ दिए और निशा व्यास के इतने करीब आने की हिम्मत की। शौर्य सक्सेना उसे कैसे छोड़ सकता है? शौर्य सक्सेना, कविता सिंह ने सांस ली। ये नाम कानपुर में भय पैदा करता था और शायद ही कोई हो जो इसे न जानता हो। कानपुर में चौहान परिवार के नीचे 4 महान परिवार थे और सक्सेना परिवार उनमें से एक था। 4 महान परिवारों में सबसे कुख्यात कोई और नहीं बल्कि शौर्य सक्सेना थे। एक व्यक्ति जिसने एक समय में अधिकांश महान परिवारों के वंशजों को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था, देव सक्सेना से अतुलनीय। सिर्फ शौर्य सक्सेना ही नहीं, बल्कि वर्मा परिवार का मुखिया विशाल वर्मा, यशवर्धन राठौर ने ठंडे स्वर में कहा। विशाल वर्मा कानपुर में तीसरे सबसे उच्च रैंक वाले विशेषज्ञ हैं। हम भले ही शौर्य सक्सेना विक्रम के लिए मुकाबला न कर पाए, अगर विशाल वर्मा ने कदम उठाया तो विक्रम के पास कितनी जानें बचेंगी? बिल्कुल, यशवर्धन राठौर ने गर्व से कहा। तुम्हें ऐसे मामूली चरित्र की परवाह भी क्यों करनी चाहिए? वह बस शरद ऋतु के बाद का टिड्डा है। उसे कुछ दिनों तक उछलने दो तो क्या? इस दुनिया की क्रूरता ऐसी है जिसकी ये छोटे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कविता सिंह ने बार बार सिर हिलाया। तभी विराज अय्यर अचानक दौड़ते हुए आए और बोले, अरे कविता, तुम यहाँ हो, शुक्र है। विराज अय्यर के चेहरे पर शर्मिंदगी थी और उन्होंने कहा, खैर, क्या तुम मेरे लिए विक्रम से संपर्क कर सकती हो? मैं उससे संपर्क करूं? क्यों?
कविता सिंह ने आश्चर्य से पूछा। विराज अय्यर ने अपनी स्थिति समझाई और निराश होकर खत्म किया, यह मामला मेरी नौकरी से जुड़ा है। तुम जानती हो मुझे इस पद तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। अगर मैं इस वजह से अपनी नौकरी खो देता हूं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कविता, कृपया अपने चाचा की यह मदद कर दो। विराज अय्यर ने रोते हुए विनती की। डीन वहां इंतजार कर रहे हैं और हम इन परियोजनाओं की व्यवस्था शुरू करने वाले हैं। अगर चीजें गलत हो गईं तो मैं आज ही अपनी नौकरी खो सकता हूं। कविता सिंह ने अपने होंठ काटे और गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं विक्रम को ढूंढने जाऊंगी। लक्ष्मण अय्यर सम्मेलन में परियोजना निपटान के मुद्दे पर व्यस्त रहने के लिए रुके, जबकि विक्रम सिंह अकेले एक शांत पीछे के रास्ते से स्थान छोड़कर चले गए। हालांकि अभी वह ज्यादा दूर नहीं गए थे कि कविता सिंह गुस्से से भरी हुई उनके पास आए और चिल्लाए, विक्रम, वहीं रुको। विक्रम की भौहें थोड़ी सिकुड़ीं। उन्होंने कविता की परवाह नहीं की और चलते रहे। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा, क्या तुमने सुना नहीं? कविता ने जल्दी से विक्रम के सामने कदम रखा और गुस्से में बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, विक्रम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कविता ने कठोरता से कहा, अब तुम आपस जाओ और अर्पित को कहो कि तीसरा अस्पताल के लिए एक परियोजना छोड़ दे। विक्रम ने कविता की ओर देखा और बोले, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही। कविता चिल्लाई, तीसरा अस्पताल का उपनिदेशक मेरा दूसरा चाचा है। विक्रम, क्या तुम भूल गए? जब तुम अभी अभी लौटे थे, मेरे दूसरे चाचा व्यक्तिगत रूप से हमारे घर तुम्हारा स्वागत करने गए थे। तुम इतने कृतघ्न कैसे हो सकते हो और मेरे चाचा को उनकी नौकरी खोने का कारण बन सकते हो? विक्रम ने खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़े, क्या तुम्हारे चाचा मेरे स्वागत में आए थे या मेरा मजाक उड़ाने? क्या तुम्हें अपने दिल में नहीं पता? विक्रम, तुम्हें क्या हो गया है? कविता गुस्से में बोली, मेरे चाचा ने तुम्हारा मजाक कैसे उड़ाया? तुम मेरे घर खाना खाने गए थे, मेरे चाचा और तीसरी चाची तुम्हारा स्वागत करने गए, और अब तुम कह रहे हो कि उन्होंने कुछ गलत किया। विक्रम, तुम सही और गलत को कैसे इस तरह तोड़ मरोड़ सकते हो? मुझसे बकवास मत करो। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर सकती तो चुप रहो। मेरा तुम्हारे साथ शब्द बर्बाद करने का मूड नहीं है। कविता और भी गुस्से में आ गई और अपनी आवाज ऊंची की, विक्रम, तुम कृतघ्न, तुम हमारे परिवार के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो जो हमने तुम्हारे लिए किया? कृतघ्न, क्या तुम भूल गए कि मेरे पिता तुम्हारे साथ कितने अच्छे थे? मैं हमेशा लक्ष्मण चाचा की कृपा को याद रखूंगा, विक्रम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। हालांकि लक्ष्मण चाचा हैं, बाकी लोग हैं। तुम मेरे साथ कृपा की बात करने के लायक नहीं हो। विक्रम, अब मैं तुम्हें समझ गई हूं। कविता ने दांत पीसते हुए कहा, तुम न केवल कृतघ्न हो बल्कि छोटी सोच वाले भी हो और तुम में पुरुष की कोई उदारता नहीं है। मेरे चाचा ने तुम्हारा अपमान नहीं किया। तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपने किए का कोई डर नहीं है? अगर उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया तो उन्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। साथ ही, कविता, ये याद रखो, हमारा एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। केवल लक्ष्मण चाचा के सम्मान के कारण मैंने तुम्हारे साथ धैर्य रखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे सामने बेफिक्र हो सकती हो। मेरी भी एक सीमा है और अगर तुमने इसे पार किया तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। कविता तुरंत डर गई। उसने देखा कि विक्रम चले गए। काफी देर बाद उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो? मैं अपनी जिंदगी में कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। जैसे ही वह छोटे रास्ते से स्थान के चारों ओर घूम रहा था, विक्रम ने मूल रूप से क्षेत्र में वैज्ञानिक आध्यात्मिक ऊर्जा के किसी भी संकेत को देखने की योजना बनाई थी। एक एकांत स्थान में मुड़ते हुए उसे दूर से रोने की आवाज हल्की हल्की सुनाई दी और यह उस 10वें मरीज की थी जिसका उसने पहले सामना किया था। आगे एक छोटे जंगल के बाहर एक काली व्यावसायिक गाड़ी तेजी से निकली। जंगल में एक सलिटी बालों वाली और झुकी हुई आकृति वाली वृद्ध महिला पड़ी थी। ये स्पष्ट नहीं था कि वह मरी हुई थी या जीवित। विक्रम का चेहरा ठंडा हो गया। वह तेजी से आगे दौड़ा और ठीक व्यावसायिक गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। यात्री सीट पर बैठा व्यक्ति यश अग्रवाल था। विक्रम को देखकर उसका चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, उसे सीधे टक्कर मारो। ड्राइवर ने विक्रम की ओर त्वरक को पूरी तरह दबाया, स्पष्ट रूप से उसे मौके पर ही मार डालने के इरादे से। विक्रम आगे बढ़ा और जैसे ही टक्कर होने वाली थी, वह अचानक गाड़ी की छत पर कूद गया। फिर अपने हाथ को पंजे की तरह बनाकर उसने छत को जोर से पकड़ा, उसे फाड़ दिया और ड्राइवर की गर्दन पकड़कर उसे स्टीयरिंग व्हील के खिलाफ दबा दिया। विक्रम गाड़ी से नीचे कूदा, दरवाजा खोला और देखा कि 10वें मरीज नीरव को कई लोगों ने गाड़ी में दबोच रखा था। उसका मुंह ढका हुआ था। वह व्यर्थ में संघर्ष कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कई हटे कट्टे लोग तुरंत बाहर निकले, लेकिन विक्रम ने कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधे उनका सामना किया। सभी हटे कट्टे लोगों को जमीन पर गिरा दिया।
यश अग्रवाल ने एक खंजर पकड़ा और नीचे उतरा, शुरू में विक्रम का सामना करने का इरादा रखते हुए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके लोग इतनी जल्दी विक्रम द्वारा गिरा दिए जाएंगे, और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम पास मत आना, यश अग्रवाल ने खंजर लहराते हुए विक्रम को आतंक के साथ घूरा। विक्रम ने उसकी परवाह नहीं की और गाड़ी में सिमटी हुई लड़की से नर्म स्वर में कहा, अब सब ठीक है, डरो मत, डरो मत। विक्रम ने लड़की की पीठ पर धीरे से थपथपाया और यश अग्रवाल को भागने की कोशिश करते देख अपने पैर की नोक से एक कंकड़ मारा, जो यश अग्रवाल की पीठ पर लगा, और यश अग्रवाल धड़ाम से जमीन पर गिर गया। लड़की ने सिर हिलाया, जल्दी से जंगल में गई और वृद्ध महिला को उठाया, केवल फिर से रोने लगी। डॉक्टर विक्रम, कृपया मेरी माँ को बचाएं, लड़की ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि वृद्ध महिला पहले ही बेहोश हो चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम वहां गए और वृद्ध महिला में 3 चांदी की सुइयां डालीं, बोले, चिंता मत करो, वह गंभीर खतरे में नहीं है, बस लंबे समय से कुपोषण का शिकार है, कुछ पोषण के साथ वह ठीक हो जाएगी। ओह, लड़की ने नीचे देखा, उसका चेहरा अभी भी परेशान था। विक्रम जाने वाला था, लेकिन लड़की के चेहरे को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि स्थिति क्या हो सकती है। अजीब बात यह थी कि उनकी आत्मा खोज विद्या का लड़की पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो ये दर्शाता था कि जन्मजात जीवन शरीर कितना असाधारण हो सकता है। मेरे पिता अब हमारे साथ नहीं हैं और मेरी माँ ने मेरी बीमारी के इलाज के लिए घर का सब कुछ बेच दिया, लड़की ने आंसुओं भरी आवाज में कहा। हम कई वर्षों से बेघर हैं और मेरी माँ को हमेशा लगता था कि हम सड़क के किनारे मर जाएंगे। हमारे पास अब कोई घर नहीं है। अगर तुम्हारे पास वास्तव में जाने की कोई जगह नहीं है तो क्यों न तुम अभी के लिए कानपुर में रुको, विक्रम ने कहा। मैं तुम्हारे लिए रहने की जगह की व्यवस्था करूंगा। सचमुच, लड़की बहुत खुश हुई और जल्दी से बोली, डॉक्टर विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द से जल्द काम ढूंढ कर तुम्हें चुकाऊंगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। विक्रम मुस्कुराए, अपना फ़ोन निकाला और आदित्य चौहान को फ़ोन करके ने के लिए एक घर की व्यवस्था करने और उन्हें लेने के लिए एक गाड़ी भेजने को कहा। आधे घंटे बाद आदित्य चौहान व्यक्तिगत रूप से गाड़ी चलाकर आए। लड़की को देखकर आदित्य चौहान भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कई आश्चर्यजनक सुंदरियों को देखा था, लेकिन जिन्हें उन्होंने देखा उनमें से शायद ही कोई इस लड़की से तुलना कर सकती थी। ये कौन है? आदित्य चौहान ने धीमी आवाज में पूछा। इसे नीरव कहते हैं, विक्रम सिंह ने संक्षेप में जवाब दिया। उन्होंने पहले की बातचीत के दौरान लड़की की स्थिति के बारे में जाना था। लड़की को एक वृद्ध दंपति ने गोद लिया था और आसपास के सभी लोग उसे त्यागा हुआ बच्चा कहते थे। वृद्ध दंपति उसे ऐसा नहीं कहना चाहते थे, इसलिए वे हमेशा उसे नीरव कहते थे। आदित्य चौहान ने विक्रम और दूसरों को शहर के सबसे उच्च स्तरीय विला क्षेत्र नदी विहार में ले गए और कहा, भाई विक्रम, मैंने तुम्हारे लिए कुछ जगहें चुनी हैं। उपनगरों में अलग अलग विला हैं और फिर इस क्षेत्र में विला हैं। पर्यावरण के लिहाज से उपनगरों के अलग अलग विला निश्चित रूप से बेहतर हैं, हालांकि सुविधा के लिए शहर में बेहतर है। यह विला क्षेत्र सतवा विद्यालय के बहुत करीब है, जो तुम्हारी पढ़ाई के लिए उपयुक्त है। तुम क्या सोचते हो? विक्रम ने नीरव की ओर मुड़ा। तुम सब क्या सोचते हो? नीरव अवाक रह गई। उसने अपने जीवन में कभी इतना शानदार घर ना बड़ी ये देखा था। उसका चेहरा कुछ भयभीत था क्योंकि उसने फुसफुसाया, ये घर बहुत अच्छा है, हम इसे बर्बाद कर देंगे। सौभाग्य से ये शनिवार था, इसलिए विक्रम अपनी छोटी बहन अंजलि सिंह को भी साथ लाए थे। अमर सिंह और सुनीता सिंह अस्पताल गए थे। लक्ष्मण अय्यर ने पहले ही उनके लिए काम की व्यवस्था कर दी थी और वे दोनों अपनी नौकरी के पहले दिन शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित थे। खासकर सुनीता सिंह, जिन्होंने जाने से पहले विशेष रूप से गांव में एक चक्कर लगाया, हर मिलने वाले को बताया कि वह अस्पताल में काम करने जा रही हैं, बहुत गर्व और खुशी के साथ। जहां तक नीरव और अंजलि की बात है, वे और भी अवाक थीं, विक्रम की बाहों को दोनों तरफ से पकड़े हुए, जैसे सीता जी का विशाल उद्यान में प्रवेश। उनके चेहरों पर आश्चर्य और उत्साह दिख रहा था क्योंकि वे सावधानी से आसपास की हर चीज को देख रही थीं। ठीक है, विक्रम ने हंसते हुए कहा, अंजलि के माथे पर थपथपाते हुए। जाओ और जो चाहो चुन लो, जब तक तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें पूरा स्वर्ण मॉल दे सकता हूँ। हाँ, अचानक पीछे से एक दबी हुई हंसी आई। अरे भाई, तुम तो बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो, है ना? तुम तीनों ने जो कपड़े पहने हैं वे शायद यहाँ की एक जोड़ी मोजे के बदले भी न मिले, फिर भी तुम पूरा मॉल खरीदना चाहते हो। क्या तुम सपने देख रहे हो? विक्रम ने सिर घुमाया और देखा कि छोटी ई 7 या 8 अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग अकड़ कर आ रहे थे। उनमें से विक्रम ने एक को पहचाना। ये कविता सिंह की चचेरी बहन विराज अय्यर के बेटे रोहन अय्यर थे। ये रोहन अय्यर, जो विक्रम से 2 साल बड़ा था, ने बड़ी ईद में अक्सर उसका उत्पीड़न किया था। उसे हमेशा लगता था कि विक्रम उसकी चचेरी बहन के लिए पर्याप्त नहीं है और वह अक्सर लोगों को साथ लाकर विक्रम को घेर लेता और पीटता था, उसे सगाई तोड़ने के लिए मजबूर करता था।
दोनों के बीच गहरी दुश्मनी थी। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि समीर था, रोहन अय्यर का चमचा, जिसने हमेशा रोहन का साथ देकर विक्रम का उत्पीड़न किया था। अरे, मैंने सोचा कोई और है। ये तो तुम हो, ये गंदा और गरीब देहाती। समीर ने तुरंत आंखें तरेरी और कहा, विक्रम, तुम स्वर्ण मॉल में घुस सकते हो। तुम्हें यह आत्मविश्वास किसने दिया? यहाँ अपनी नज़रें चौड़ी करने आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम ऐसी उच्च स्तरीय जगह को गंदा कर दोगे? अरे, तुमने क्या कहा? समीर गुस्से से फट पड़ा, लेकिन रोहन अय्यर ने उसे रोक लिया। समीर, अपने तौर तरीके संभालो। रोहन अय्यर ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार, विक्रम, हम पुराने सहपाठी हैं, हम एक साथ बड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि बचपन के दोस्त हैं। तुम विक्रम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? हो, समीर ने रोहन अय्यर की ओर आश्चर्य से देखा, यह नहीं समझते हुए कि रोहन ने अचानक अपना रवैया क्यों बदल लिया। अतीत में, रोहन हमेशा विक्रम को देखते ही सबसे पहले लड़ाई शुरू करता था। कपड़े खरीद रहे हो, विक्रम? रोहन अय्यर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, हम रास्ते में तुम्हें कुछ सलाह देंगे। बगल से देख रहे समीर ने गौर किया कि रोहन अय्यर की नज़रें बार बार नीरव पर भटक रही थीं, और वह तुरंत रोहन के इरादे समझ गया। रोहन अय्यर की योजना थी कि वे कपड़े खरीदने के लिए उनके साथ जाएं, फिर अपनी वित्तीय ताकत दिखाकर नीरव को छीन लें। आखिरकार, विक्रम तो बस एक गरीब था, वह इन अमीर युवा मालिकों से कैसे तुलना कर सकता था? ये देखकर कि विक्रम दोनों लड़कियों के साथ जाने वाला था, समीर अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और बोलने ही वाला था कि रोहन अय्यर ने उसे रोक लिया। चलो, हम भी इधर उधर देखते हैं, कौन जानता है, शायद कोई अच्छा मौका मिल जाए। समीर तुरंत मुस्कुराया, क्या अच्छा मौका? वे स्पष्ट रूप से जबरदस्ती उनका पीछा करने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रोहन अय्यर इस बार नीरव को किसी भी कीमत पर ले जाना चाहता था। हालांकि, समीर के दृष्टिकोण में ये स्वाभाविक था। विक्रम उनके मुकाबले में क्या था और उसे ऐसी सुंदरता के साथ रहने का क्या अधिकार था? तो चलिए दोस्तों, आज की दास्तां यहीं खत्म होती है। कुछ अल्फाजों में थी जादू, कुछ एहसासों की बात होती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो ज़रा, तो एक छोटा सा लाइक कर देना, ये हमारे लिए है बड़ा। और हाँ, अपनों संग बांटना मत भूलना इस अफसाने को, शायद किसी और के दिल को भी भा जाए ये फसाने। दिलचस्प किस्सों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस नाइट स्टोरीज चैनल से जुड़ाव बना रहेगा। टेलीग्राम की महफिल भी है डिस्क्रिप्शन में छुपी हुई, ज्वाइन कर लेना। नई कहानी की खबर वहीं से मिलेगी, सच्ची सुनी हुई। आपका प्यार ही तो है जो हमें हौसला देता है, वरना कहाँ एक कहानी, कहाँ ये सारा कारवां चलता है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक यादों में बसाए रखना हमें हर बात के साथ।